सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूल्स? बेसिकली पूल एक टाइप का फेडरेशन है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली सारे जो भी फर्म्स हैं वो हॉरिजेंटल होने चाहिए। हॉरिजेंटल मतलब जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करें और जिनका मेन एम क्या होता है, बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करना। जैसे मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में वैक्सीनेशन का दिया था कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाता है मार्केट में फॉर एनी रीज़न, आइदर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई छोटा फर्म है तो उसको पता है कि दैट फर्म इज नॉट एबल टू बेसिकली fulfill the demand, right? So in that case what will be happen कि कुछ कंपनीज जो होती हैं सेम टाइप की जो फर्म होगी, जैसे फार्मास्यूटिकल के बारे में बताया था, वो आपस में क्या हो जाती है, बेसिकली नॉट इन दैट सेंस मर्ज होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए मर्ज होंगी, लेकिन उनका अपना एंटिटी सेपरेट रहेगा, यानी कि लोग उनको अपने ही कंपनी से नाम से जानेंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ पर्पस को फुलफिल करने के लिए, डिमांड के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट बनेगा और उसके बाद उस प्रोजेक्ट के लिए क्या होगा, काम किया जाएगा कुछ समय के लिए। कई बार वो 2 साल के लिए भी पुलिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम के लिए, बट दैट कैन बी फॉर 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट एज वेल। यानी कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने पुल कर लिया अपने काम को और उसके बाद फिर हमने काम किया, ठीक है, मिल करके, है ना। तो इसको बोलते हैं पुल, ठीक है। अब पुल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है? पुल जो होता है ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है, एक मतलब 1 साल के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए, लेकिन मर्ज कोई छोटे टाइम के लिए नहीं होता है। हाँ, उसमें ऑप्शन होता है कि आप बेसिकली जो भी एग्रीमेंट था उसको तोड़ के बाहर निकल सकते हो, लेकिन वो एक लॉन्ग स्पैन टाइम के लिए होता है। पुल कैन बी फॉर सम टाइम, फॉर टेम्पररी बेसिस। आई बात समझ में? चलिए, पुल लिख लिया था ना, हाँ, पुल्स में सब कुछ लिख लिया था। चलो एडवांटेजेस में आते हैं, लिखो। और फेडरेशन जो है ना, देखो बस ध्यान रखना कि कभी भी कोई नया चीज तब इंट्रोड्यूस होता है, नई थ्योरी तब आती है जब पुराने वाले में कोई प्रॉब्लम होता है, राइट, तब न्यू थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। वैसे ही एसोसिएशन जो था ना, एसोसिएशन जो आज भी है, वो ज़्यादातर इनफॉर्मल एसोसिएशन होता था, यानी कि वहाँ पर इलीगल अनएथिकल चीज़ें भी परफॉर्म हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वर्बल एग्रीमेंट का भी सीन था कि वर्बली हम एग्रीमेंट में एंटर हो गए। लेकिन फेडरेशन जो है ना, वो कभी भी वर्बल एग्रीमेंट नहीं होगा, यानी इनफॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा, फॉर्मल ही एग्रीमेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगा, तभी जाकर के आप क्या बना सकते हो, पर्टिकुलर फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है फेडरिंग द यूनिट, यानी संघ बनाना, यूनिट को, यूनिट में सब यूनिट को जोड़ना, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन कैन बी इनफॉर्मल, दे कैन रन इनफॉर्मली, ठीक है। वॉलेंट्री एसोसिएशन वो भी है, वॉलेंट्री ये भी है, लेकिन वो ये फेडरेशन इज इन मोर एलाबोरेटिव वे। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन, लीगल लॉज ज़्यादा है फेडरेशन में, बल्कि एसोसिएशन में ये चीज़ ज़्यादा नहीं, ठीक है। वहाँ पर आपके साथ बोल सकते हैं ना कि फ्रॉड भी होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है उतना, क्योंकि फेडरेशन में हर चीज़ लिखा पढ़ी के साथ होगा। सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, सेम टाइप के लोग, लगभग सेम, जैसे आपका ट्रेड यूनियन में क्या है, ज्यादातर सारे वर्कर्स ही इन्वॉल्व होंगे उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पूल में सबसे पहले हॉरिजेंटल टाइप ऑफ फर्म्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हॉरिजेंटल टाइप्स ऑफ फर्म। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हॉरिजेंटल टाइप्स ऑफ फर्म, हॉरिजेंटल टाइप्स ऑफ फर्म। अच्छा, हॉरिजेंटल यहाँ इसलिए है क्योंकि सारे जो फर्म्स होंगे वो एक टाइप का बिजनेस रन कर रहे होंगे, तो वर्टिकल सीन नहीं है, क्या है, हॉरिजेंटल, ठीक है। सेकंड लिखिए रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट यानी पूल जो भी होगा दैट विल बी इन अ रिटन फॉर्म, ठीक है, रिटन एग्रीमेंट। उसके बाद थर्ड में लिखिए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी लिख लिया ना आपने, पूल में अगर मान लो 3 कंपनी, जैसे फार्मास्यूटिकल का अगर हम ले, रैनबैक्सी हो गया, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हो गया, और कोई भी XYZ मान लो 3, ठीक है।
अब वो तीनों जो फॉर्म होंगे ना, उन तीनों का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, यानी जो इंटरनल ऑपरेशन है, उसमें कोई दूसरी फॉर्म इंटरफेयर नहीं करेगी। उनका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और काम के लिए जिसके लिए वो जुड़े हैं, यानी एग्रीमेंट तक वो रिलेशन रखेंगे, लेकिन नो फर्म इज गोइंग टू इंटरफेयर इन अनदर्स इंटरनल ऑपरेशन, यानी दूसरे के इंटरनल जो ऑपरेशन है फर्म के, उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। उनकी आइडेंटिटी तब भी सेपरेट रहेगी, पूलिंग के बाद भी उनकी आइडेंटिटी क्या रहेगी, सेपरेट रहेगी। तो थर्ड पॉइंट में लिखे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, और इंटरफेयर नहीं होगा, वो तो समझ आ ही गया है, इंटरनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट में लिखिए कलेक्टिव रेगुलेशन ऑफ आउटपुट। अच्छा, पुलिंग जरूरी नहीं है कि सब 10-20 चीजों के लिए हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए हो, ठीक है, हो सकता है सिर्फ प्राइस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए कलेक्टिव रेगुलेशन। कलेक्टिव रेगुलेशन का मतलब मिलजुल के रेगुलेट करेंगे, मिलजुल कर क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, चलाएंगे। कलेक्टिव रेगुलेशन ऑफ आउटपुट, ऑफ आउटपुट और मार्केट, और मार्केट और मार्केट और सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट, और सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट ऑफ इनकम और प्रॉफिट, और सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट ऑफ इनकम और प्रॉफिट, इनकम और प्रॉफिट। कलेक्टिव रेगुलेशन ऑफ आउटपुट और मार्केट और सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट ऑफ इनकम और प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि या तो ये कलेक्टिवली काम करेंगे, रेगुलेट करेंगे आउटपुट को, मार्केट को, जहां पर ये 5-6 कंपनीज आपस में compete कर रही है, उस मार्केट को। थर्ड, डिसबर्समेंट मतलब कि पैसा मिलेगा, डिसबर्स होगा, बटेगा किनके बीच में, जितने भी पुलिंग आपके फर्म्स होंगे, कंपनीज होंगी। जैसे फार्मा में, ग्लैक्सो में जितना जो भी आउटपुट क्रिएट करेगा, उस हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि उनको क्या मिलेगा, इनकम और प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट विल बी ओनली रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और फॉर द पर्पस वॉट एवर फॉर दैट दे मर्ज्ड। क्यों मर्ज हुए, उसका क्या बेसिक रीजन है, उस हिसाब से ये सारी चीजें होंगी, पर अपनी उनकी सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रहेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, अलग अलग आइडेंटिटी। हाँ, फेडरेशन का वॉलेंट्री है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, बट पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन दे हैव टू फॉलो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, जो भी आपके कंपनीज एक्ट हो गए, फिर आपके क्वालिटी के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के हैं वो तो आपको फॉलो करना है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके पॉलिसीज मेकिंग में। पॉलिसीज वो सारे फॉर्म्स ही मिलके बनाएंगे, लेकिन इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का एक्सट्रीम केस में होगा जब कोई चीज़ अनएथिकल या इलीगल चल रहा है। समझ में आई बात। तो दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट द पॉलिसीज इज फॉलोड बाय ईच एंड एवरी फेडरेशन एज वेल एज एसोसिएशन, ठीक है। जैसे कि आपका ये प्राइवेट कंपनीज हैं, एक्चुअल में तो प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट की नहीं होती, बट स्टिल दे हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन, सो लाइक दैट ओनली दे हैव टू डू सेम थिंग। चलिए ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में लिखिए, फिफ्थ पॉइंट में लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ठीक है। यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बोल सकते हैं ना, जो भी आपको वहां पर रेगुलेशन जो भी बनाना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दैट विल बी मैनेज्ड, मतलब सबके द्वारा मैनेज होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स क्या बताते हैं कि पुल जो है, पुलिंग इज बेसिकली फॉर बेनिफिशियल फॉर इन अ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में बेनिफिशियल है, मार्केट कंट्रोल में बेनिफिशियल है, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बेनिफिशियल है, एंड डिमांड को बेसिकली कंप्लीट करने के लिए बेनिफिशियल है। ये तो समझ में ऐसे ही आ गया होगा। अब पूल्स के कितने टाइप होते हैं, मैंने बोला ना कि पुलिंग जरूरी नहीं है कि 5-6 मकसद या 5-6 ऑब्जेक्टिव हो, कई बार उनका ऑब्जेक्टिव सिंगल भी होते हैं। इसी में टाइप्स ऑफ पूल्स आते हैं। तो टाइप्स ऑफ पूल्स में क्या है, पहला है आउटपुट पूल्स, इसको सिर्फ नाम लिखो, इसमें एक्सट्रीम लिखने की जरूरत नहीं है। तो आउटपुट पूल क्या होता है,
एनीवन ऑनलाइन क्लास, किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम फोर्थ पॉइंट में आप लिखवाई है सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट ऑफ इनकम और प्रॉफिट, इसका क्या मतलब हुआ? सेंट्रलाइज्ड का मतलब है बेटा कि सबको मिलेगा। एक जैसे क्या हुआ कि सेंट्रल फॉर्म में पैसा कमाया हमने, जैसे मान लो कि हमने 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, 3 कंपनी मिली और 3 कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया। अब इस 1 लाख रुपए को हम इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेंट्रलाइज्ड का मतलब एक सिंगल इनकम हमने किया पुल करके, मतलब पुलिंग किया। अब जैसे कैसे तुम लोग टीचर्स डे मनाए होगे तो तुम लोगों ने पैसा पुल किया ना, सबने मिलकर के दिया होगा पैसा। अब एक जगह इकट्ठा हो गया पैसा, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन हुआ अलग अलग प्रोडक्ट को खरीदने में। आई बात समझ में? तो यहाँ वही तरीका है कि हमने 3-4 लोगों ने आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन किया, हमने मार्केट से इतना पैसा कमाया, वो पैसा एक जगह आया, उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू आउटपुट उसको हमने डिसबर्स कर दिया, बांट दिया। आई बात समझ में बेटा? यस मैम। मैम ये एग्रीमेंट जो होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाँ, एग्रीमेंट कई बार बहुत छोटी होगी तो वो उतना आउटपुट ही दे पाएगी, ठीक है, जितना जो दे पाए उतना ही बस उसका कंट्रीब्यूशन होगा। जब हम कार्टेल पढ़ेंगे ना तो समझ में और आएगा अच्छे से। कुछ 1-2 बच्चे का क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, वो भी क्लियर होगा कार्टेल में। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ पूल्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहला पूल क्या है? आउटपुट पूल्स। अब आउटपुट पूल्स में क्या है, यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनेगा फॉर्म्स के बीच में, उनका मेन रीजन होगा लिमिट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू डिटरमाइंड कोटा। यानी अब हम यहाँ पर कोटा सेट कर देंगे, डिटरमाइन कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर कि जो पूल है वो एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट कर लेगा कि मतलब हमें 50,000 यूनिट का प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद कैलकुलेट करेगा कि हमें आउटपुट हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी डिमांड 50,000 यूनिट का है और हमारी कैपेसिटी कितना है आउटपुट को प्रोड्यूस करने का, वो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोटा अलॉट किया जाएगा पुल में अलग अलग फर्म को, ठीक है। और जो कोई भी फर्म को परमिट नहीं होगा जितना कोटा दिया गया है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, ठीक है। और कोटा फिक्स्ड होगा अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ फर्म, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ फर्म, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द पास्ट सेल, प्रोबेबल फ्यूचर ट्रेंड, ठीक है। तो इन हिसाब से हम कोटा तय करेंगे। तो इसको हम कहेंगे आउटपुट पुल, यानी कि प्रोडक्शन कितना करना है उसके लिए हमने पुलिंग किया। हाँ बोलो, क्या हो गया बेटा? तबीयत खराब है? तो आउटपुट पुल समझ में आया? आउटपुट पुल का मतलब हो गया रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटपुट, एक तरीके से कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। पुलिंग कर लिया, अब पुलिंग करने के बाद हमने एक कोटा फिक्स कर दिया कि भाई 5,000 ये करेगा, 50,000 पहले डिमांड कैलकुलेट कर लिया कि 50,000 हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। और फिर हमने अपनी कैपेसिटी देखी, फॉर्म पूल होने के बाद भी तो अपनी कैपेसिटी देखेगा ना कि 4 फॉर्म मिल गए तब भी 50,000 प्रोड्यूस कर पाएंगे कि नहीं। तो फॉर्म फिर अपनी कैपेसिटी देखेगा नहीं हम 50,000 प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन भाई एक पर्टिकुलर छोटा सा फॉर्म है वो तो अकेले 50,000 नहीं करेगा। तो सब फॉर्म क्या करेगा? किसी को दे दिया 20,000, किसी को दे दिया 15,000, किसी को दे दिया 10,000 और किसी को दे दिया 5,000। यानी जैसी कैपेसिटी उस 4 फॉर्म की होगी, जो सबसे कम होगा, जिसका सेल भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है मार्केट में प्रोडक्ट, यानी जिसका डिमांड भी कम है प्रोडक्ट का, कैपेसिटी भी हाई नहीं है, तो उसको कम ही प्रोडक्शन का हम देंगे लिमिट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट पुल। क्लियर हो गई बात? हाँ सेम प्रोडक्ट। हाँ तो तुम क्या मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल तब से चल रहा है तो सेम ही है ना। नेक्स्ट लिखिए मार्केट पुल। मार्केट पुल, मार्केट पुल, मार्केट पुल। अब यहाँ मार्केट पुल का मतलब क्या है? मार्केट का नाम से पता लग रहा होगा टेरिटरी। टेरिटरी यानी कौन कौन से जगह पे हमको प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे मान लो कि हमने 4 कंपनी ने पुल कर लिया खुद को, ठीक है। अब चारों कंपनी जहां जहां मान लो कि अलग अलग लोकेशन पे क्या है, सिचुएटेड है या लोकेटेड है, तो जो कंपनी जिस भी एरिया में लोकेटेड होगी वो बेटर नॉलेज होगा उसको वहां के मार्केट का। तो यहाँ पर मार्केट पुल का मतलब ये है कि कौन से टेरिटरी में कौन से फर्म को प्रोडक्ट सेल करना है ये डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। सो मार्केट पुल इज कंसर्न्ड विद इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ मार्केट, यानी उनको लोकेट किया जाएगा मार्केट, दिया जाएगा मार्केट। एलोकेशन ऑफ शेयर समझते हो क्या होता है? इतना शेयर्स लेना।
वैसे उनको कितना मार्केट का एरिया दिया जाएगा वो मार्केट पुल में तय होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक मेंबर को दिया जाएगा वैसे एरिया जहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट अर्न किया जा सकता है। अब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मान लो कि अगर आप जूस बना रहे हो तो लाइक जूस कौन से एरिया में ज़्यादा सेल होगा उस एरिया के हिसाब से उनको मार्केट एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी फर्म को अलाउड नहीं होगा उस मार्केट के अलावा दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने का। यानी कि अगर मान लो कि कोई XYZ और P 4 कंपनीज हैं, आपस में मर्ज हो गई, तो मान लीजिए P को मार्केट पटना का मिल गया, तो ये P जो कंपनी होगी वो पटना के अलावा और किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगी। पुल, तो यहाँ पर मार्केट पुल देखो, ये सब चीज़ एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, कंपटीशन को रिड्यूस करता है। मान लो कि 4 कंपनीज हैं, वही XYZ P, अब वो जो P वाली कंपनी है उस फर्म को हमने दे दिया मार्केट पटना का, ठीक है। अब वही अगर मान लो कि ये चारों पुल नहीं करते तो ये तो किसी भी मार्केट में एंटर कर जाते, ट्रू, सही, ठीक है। तो अब वो तो किसी भी मार्केट में एंटर करते, पटना के अलावा रांची भी चले जाते, रांची के अलावा वो उत्तर प्रदेश भी जाते, ट्रू है ना। सो दे कैन इंक्रीज द, अब जितना ज़्यादा उनका डिमांड बढ़ता जाता प्रोडक्ट का वो उतना ज़्यादा एरिया को कैप्चर करते जाते। लेकिन पुलिंग में फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पर पुलिंग का मेन मकसद है कि सब फर्म को बेनिफिट हो, डिमांड फुलफिल हो, ठीक है, और सब मिलजुल करके काम करें, एक तरीके का ये सेंस है। तो यहाँ पर आपके मार्केट पुल का मतलब है टेरिटरी का एलोकेशन, मार्केट एरिया का एलोकेशन, जहाँ दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? डिफरेंट फर्म्स की प्रोडक्शन के अनुसार मार्केट अलॉट किया जाता है। तो मैम मार्केट जैसे एलोकेट करते हैं तो जो भी कंपनीज या फर्म्स हैं उनके प्रोडक्शन के अनुसार मार्केट एलोकेट होता है। हाँ, वो उसी के प्रोडक्शन के हिसाब से होगा, कई बार उनके लोकेशन के भी हिसाब से होगा। जैसे मान लो कि P जो है ऑलरेडी पटना में ही लोकेटेड है और वो पटना में ही बेटर कर रही है, तो उसको पटना का ही मार्केट में हम रहने देंगे, क्योंकि वहाँ पर, और वहाँ पर पटना के मार्केट में बाकी फर्म्स एंटर नहीं करेंगे, तो एक तरीके से उस पूरे पटना के मार्केट में बस P कंपनी का बस प्रोडक्ट चलेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया निशा? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम और प्रॉफिट पुल। इनकम और प्रॉफिट पुल, इनकम और प्रॉफिट पुल, ठीक है। अब मार्केट पुल और आउटपुट पुल, एक आउटपुट रिस्ट्रिक्शन पे था, एक मार्केट एरिया पे था। अब यहाँ पर इनकम और प्रॉफिट के पुल के हिसाब से, प्रॉफिट और इनकम पुल में जो एग्रीमेंट होगा, यहाँ पर मेंबर्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे कॉमन पुल फॉर प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि वो अपने प्रोडक्शन को सब लोग पुल करना शुरू कर देंगे, जो हम लोग नॉर्मल पुल में पढ़ रहे थे, ठीक है। जो मिनिमम प्राइस इज स्पेसिफाइड टू कवर द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए यहाँ पर 4 जो कंपनी थी, इन्हीं को लेके चलो, ये 4 जो कंपनी थी, ये वही प्रोडक्ट को 25 रुपए में सेल कर रही थी, ये एक वही सेम जूस को ये 30 रुपए में सेल कर रही थी, मतलब अपना जो कंपनी का जूस था इसको ये 35 में, और ये हो सकता है कि 20 रुपीज में, ठीक है। तो अलग अलग सबने कॉस्ट अपने अपने प्रोडक्ट का तय कर रखा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा उसका एज अ एवरेज हम सेट कर देंगे, और मान लो कि इसका एवरेज निकलेगा 27.5, जस्ट इमेजिन 27.5 है, तो इसको राउंड कर लो 28 रुपीज। तो ये प्रोडक्ट का प्राइस मिनिमम से मिनिमम करके या एवरेज निकाल करके प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर देगी, सेट कर देगी। अब ये जितनी भी कंपनीज हैं वो सब इसी प्रोडक्ट का यही प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करना मार्केट में शुरू कर देगी। आई बात समझ में? यहाँ पर मेन रीजन क्या है इनकम या प्रॉफिट पुल का, कि कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए हम प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। अब ऑब्वियस बात है कि 35 रुपए वाला जो प्रोडक्ट होगा वो उससे ज्यादा 20 रुपए वाला सेल होता होगा, तो यहाँ पर भी एक कंपटीशन का तो वो आ गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम एक मतलब द मिनिमम प्राइस इज स्पेसिफाइड टू कवर द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक मिनिमम कॉस्ट हम तय कर देंगे ताकि सबका प्रोडक्शन का कॉस्ट भी निकल जाए और सबको बेनिफिट भी हो। आई बात समझ में? यानी अगर कोई ज्यादा मार्जिन ले रहा है, कोई कम मार्जिन ले रहा है, तो एक स्पेसिफिक रेट तय कर देंगे कि सबको मार्जिन भी मिले और सबको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकल जाए। उसका क्वालिटी हो सकता है अच्छा होगा, कंपनसेट कीजिएगा, और जो सब एक
प्राइस तय हो जाएगा ना, एक स्टैंडर्ड प्राइस आप तय कर दीजिएगा। अगर प्राइस में एक्सेसिव डिफरेंस आ जाएगा ना तो कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ेगा। जैसे मान लो आज मैगी है 12 रुपये मिल रहा है, टॉप रेमन 10 रुपये मिल रहा है, और यप्पी मैगी जो है वो 10 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर प्राइस एक्सेसिव डिफरेंस नहीं है प्राइस में, इकोनॉमिकल रेट से तीनों ठीक ठाक प्राइस का है। क्या वो पूलिंग नहीं है, लेकिन ऐसे बता रही हूँ, तीनों का लगभग नियर बाई प्राइस है। लेकिन अगर कोई एक 40 रुपये में प्रोडक्ट सेल करेगा और वही एक प्रोडक्ट 10 रुपये में सेल करेगा, तो 40 रुपये का प्रोडक्ट हो सकता है कि सोफिस्टिकेटेड लोग लें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल 10 रुपये वाला प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ लॉस ज़्यादातर 40 रुपीज़ वाले को होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए कि सबको प्रॉफिट हो, सबको मार्जिन मिले, ये देखते हुए क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट का प्राइस तय करेंगे। आई बात समझ में? चले हाँ सेम, हाँ यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब होगा, किसी का ज़्यादा कम होगा ना तो उसको भी हम मेंटेन करेंगे, यानी कि हम बेसिकली सेम टाइप ऑफ क्वालिटी को सेम टाइप ऑफ प्राइस को मेंटेन करेंगे। आई बात समझ में? सेम टाइप ऑफ क्वालिटी एंड सेम टाइप ऑफ, अब हो सकता है कि कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हो और कोई नेचुरल फ्रूट यूज़ कर रहा हो, तो नेचुरल फ्रूट और कोई सिंथेटिक यूज़ करेगा तो प्राइस में डिफरेंस तो ऑब्वियस है। तो हम क्या कर देंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बना देंगे, प्राइस स्टैंडर्ड भी बना देंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड भी बना देंगे। आई बात समझ में? चलिए सेम रेफरिंग का मतलब रैप जो होगा वो नहीं, वो अगर अलग अलग होगा अपनी अपनी कंपनी का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कंपनी। जब कार्टेल पढ़ेंगे ना तो एक पॉइंट आएगा कार्टेल पुलिंग का एक इलैबोरेटेड फॉर्म है, जैसे एसोसिएशन का फेडरेशन है ना, तो कार्टेल है। अब वो कार्टेल में क्या होता है वो मैं बताऊंगी, तब और अच्छे समझ आ जाएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट लिखिए आपके एडवांटेजेस पूल के क्या है, डिसएडवांटेजेस। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। एडवांटेज जैसे मैं खुद भी लिख सकते हो, बस सुन लो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एडवांटेज होगा इसका कि यहाँ पर इंटरनल ऑटोनॉमी जो है या फिर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रहेगा ही, लेकिन जो कंपटीशन हो रहा था 4 फॉर्म का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो 4 फॉर्म में आपस में कंपटीशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा ऑपरेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए मिलेगा कि जितने भी आपके फॉर्म हैं दे कैन ऑपरेट अकॉर्डिंग टू देम। इंटरनल ऑपरेशन खुद करेंगे, लेकिन जिस काम के लिए उन्होंने पूल किया है बस वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होगा, तो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा अपने फॉर्म के लिए, है ना। नेक्स्ट है कि आपका यहाँ पर आप इंडस्ट्री में स्टेबल रहिएगा। मान लीजिए कि आपकी कंपनी लॉस में थी, लेकिन बिकॉज ऑफ पुलिंग योर कंपनी विल बी इन द स्टेबल टर्म, स्टेबल हो जाएगी इंडस्ट्री। मान लो कि आप लॉस में थे लेकिन पुल कर लिया तो बेनिफिट तो यहाँ सबको होगा ना। पुल होगा, पटना में वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज एंटर नहीं करेगी तो आप ही का तो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल भी और आपको मार्केट में क्या बना के रखेगी, स्टेबल बना के रखेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि यहाँ पर यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय लर्निंग इट फ्रॉम द अनदर फॉर्म, यानी दूसरे फॉर्म की आप बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी इनोवेशन से भी आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो और अपने फॉर्म में भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आई बात समझ में? सो पुल इनेबल्स द मेंबर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी। हो सकता है कि 4 फॉर्म में से 2 फॉर्म बहुत मार्केट में रेप्यूटेटेड हो उन क्वालिटी के लिए, तो बाकी जो 2 फॉर्म के साथ वो पुलिंग करेगा उनको भी सिखाएगा कि आप भी क्वालिटी को क्या कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, बेटर कीजिए। बात समझ में आई? ठीक है, और मार्केट में प्राइस, प्रॉफिट और इसका झंझट खत्म हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सारे फॉर्म्स मिल करके इन सबको तय कर लेंगे। डिसएडवांटेज क्या है? पुल जो है, पुल्स में कई बार ये चीज़ होता है कि जो वहाँ के फॉर्म होते हैं दे आर फीलिंग डिस्क्रिमिनेशन, कि जो उनको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है आउटपुट में उसके हिसाब से उनको कम बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो हर एक फॉर्म क्या चाहती है, ग्रोथ चाहती है। अगर आज वो 5000 यूनिट बना रही है तो वो चाहेगी कि 1 साल बाद वो 10,000 यूनिट बनाए, लेकिन जब रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा तो वो 10,000 यूनिट तक पहुँच ही नहीं पाएगी। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि आउटपुट पुल जो है वो कई बार आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उनके ग्रोथ पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है, किसके, बाकी फॉर्म के, है ना। मान लो पी को बोला कि सिर्फ 5,000 यूनिट तुम्हें प्रोड्यूस करना है, बेचारा कर भी पाएगा 10,000 तो भी नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इन द आउटपुट। आई बात समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट,
एक तो पुल में एक्सप्लॉइट करने को कंज्यूमर का मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। एक्सप्लॉइट करना कैसे? जब मार्केट, क्योंकि टाइप्स ऑफ पूल्स अलग अलग हैं, सिंगल आउटपुट के लिए भी आप पुलिंग कर सकते हो, मार्केट के लिए भी कर सकते हो, प्राइस के लिए भी कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी आप कर सकते हो, है ना। सो ऑप्शंस यहाँ पुलिंग के अलग अलग हैं। मान लो कि पी जो फॉर्म था उसको सिर्फ और सिर्फ पटना का मार्केट मिला सिर्फ पटना का मार्केट। अब पटना के मार्केट में उसी का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो चाहे तो वो क्या कर सकता है। ऐसे तो ये गलत भी हो सकता है, अगर प्राइस रेगुलेशन नहीं है तो वो क्या करेगा, अपनी मर्जी से प्राइस एक्सीड भी कर सकता है। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स कैन बी पॉसिबल इन द मेथड पुलिंग, पॉसिबल है ना। of Sudha in the market because of the availability of the factory and because of the trust, because earlier जो भी कंपनीज हैं वो जब तक बिहार में नहीं पहुंची थी उससे पहले कौन था, सुधा, है ना। बट देयर आर अदर कंपनीज एज वेल, जैसे राज फ्रेश मिल्क इज देयर, उसके बाद अमूल है एंड उसके अलावा इनका मदर डेयरी है, सो आशीर्वाद है। सो ऑप्शंस आर देयर, बट द पॉइंट इज कि मार्केट में उन लोगों ने ऑलरेडी अपना एक पहचान, आइडेंटिटी बना लिया है। हाँ, तो ऑलरेडी जब आपने मार्केट को एक बार ग्रैब कर लिया तो दूसरी कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर अपना मार्केट सेट करना। उसके अलावा आप कब आए, यानी आपका सीक्वेंस कब है मार्केट में एंट्री करने का, और आपने एंट्री कब किया, वो भी एक रीज़न होता है मोनोपोली बनाने का। जैसे एग्जाम्पल में अमूल जो है ना अब ज़्यादा दिखेगा आपको मार्केट में, अर्लियर नहीं था, ऑप्शंस नहीं थे, बहुत कम थे, यानी कुछ कुछ पार्लर में आपको दिखेगा, क्योंकि अमूल जो है ना गुजरात बेस्ड कंपनी है और वो ज़्यादातर वेस्टर्न पार्ट में उसके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं कंपैरेटिवली टू ईस्टर्न। तो लोकेशन, और ये अब तो खैर अमूल की भी फैक्ट्री आसपास शायद ओपन हुई है, ठीक है, तो ये भी एक मोनोपोली मार्केट बनाने का, ठीक है। लेकिन अगर पुलिंग आपने किया ही इस बेसिस पे है कि भाई मैं इस मार्केट में एंट्री नहीं करूँगा, तो ऑब्वियसली कि तो उसका मनमाना चलेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे आसपास कोई कंपटीशन के लिए कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में। तो कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस है, अपनी मर्जी से प्राइस दे कैन एक्सीड, रिस्ट्रिक्शन होगा तो ग्रोथ, फॉर्म के ग्रोथ पे बेसिकली एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा कई बार पुलिंग में क्या होता है ना कि कोई फर्म अगर चाहे तो दे कैन नॉट अडॉप्ट द इनोवेशन क्विकली। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपको इन्वेंशन और कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए सारे फर्म को उस लायक और कैपेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो पुलिंग कर रहे हो तो चारों कंपनी के बारे में सोचोगे, तो अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन जो है वो थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है, दैट कैन बी पॉसिबल। और सम टाइम बिकॉज द पुल एग्रीमेंट जो होगा, पुल एग्रीमेंट है लेकिन स्टिल द विगरस कॉम्पिटिशन कैन बी ऑकर, एंड ये एग्रीमेंट कभी भी खत्म हो सकता है। पुलिंग एग्रीमेंट कैन बी ब्रीच एनी टाइम, मतलब आप उसको तोड़ सकते हो, खत्म कर सकते हो। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पुल का। प्रॉफिट कमाएंगे तो तुम मत कमाओ और तुम कमा रहे हो तो मैं नहीं कमाऊंगा और हम दोनों मिलके कमाएंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। पुलिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं हम एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं, रिटन एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हैं। तो वैसे पुलिंग वाली जो कंपनीज हैं, हाँ, लेकिन मुझे जो एक बच्चे ने मेरे से कल क्वेश्चन किया था कि मैम जब पुलिंग होगा तो क्या सेम नाम से हम लोग प्रोडक्ट को सेल करेंगे, एक ही नाम से सेल करेंगे प्रोडक्ट को? तो यहाँ कंफ्यूजन था। पुलिंग में अपनी सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी, यानी कि अगर कोई फ्रेश जूस बेच रहा है तो फ्रेश जूस ही बेचेगा, अगर कोई XYZ जूस बेच रहा है तो XYZ जूस बेचेगा, नाम बदलेगा नहीं, नेम विल नॉट गोइंग टू चेंज, जो प्रोडक्ट आप सेल करो वही सेल करोगे, लेकिन कंपटीशन जो अननेसेसरी है ना उसको रिड्यूस कर लोगे। लेकिन कार्टेल में सिचुएशन ये है कि जो सारे फर्म्स मिलेंगे वो एक सेपरेट सेल एजेंसी बना लेंगे, यानी एक नाम तय कर लेंगे प्रोडक्ट के लिए। आई बात समझ में? एक नाम वो तय कर लेंगे, मतलब एक सेल एजेंसी बना लेंगे और उसी एजेंसी के अंडर में सारे लोग प्रोडक्ट को, फॉर्म को प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे, यानी कि उस कंपनी का नाम सिर्फ एक नाम से जाना जाएगा। तो इसको कहते हैं कार्टेल। जैसे हम भारत गैस का एग्जांपल ले सकते हैं, एक एजेंसी है, भारत हाँ, गैस का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटर है, नहीं, यहाँ कार्टेल का मतलब क्या हो रहा है कि आपने मिलजुल कर एक ही भारत गैस, भेल, गेल, वो सब छोड़ो, नौ रत्न को, ठीक है, PSUs हैं, दूसरा आई एम टॉकिंग नॉर्मली
कि बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि 4 फर्म मिल जाएगी और कहेगी कि हम ये प्रोडक्ट बनाना है हमें, वो प्रोडक्ट को 4 में से कौन सी कंपनी के नेम के अंडर में बेचोगे? यहाँ कंफ्यूजन है ना। तो एक इंडिपेंडेंट एक कंपनी बना लोगे, सेल एजेंसी बना लोगे, उसी के नाम से फिर प्रोडक्ट को सेल करोगे। आई बात समझ में? चले लिखिए कार्टेल में। मैम हाँ बोलो। मैम अगर कोई पूल में है, अगर वो मतलब कि एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करे तो उसके लीगल एक्शन लिया जा सकता है? ब्रीच कर सकते हो, लेकिन द लीगल एक्शन व्हाट शुड बी टेकन दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, कि अगर आप ब्रीच तोड़ते हो यानी कि मतलब ब्रीच करते हो यानी एग्रीमेंट को तोड़ते हो तो आपको जेल होगा या आपसे कंपनसेशन लिया जाएगा, आपके साथ क्या मतलब उसके बाद क्या एक्शन लेना है that will be mentioned in the agreement only, and if there is a compensation of मान लो 50 lakh, so you have to pay 50 lakh and you can breach the contract, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का 50 लाख दिया और फिर आप सेपरेट हो गए। आई बात समझ में? लेकिन that what action should be taken, legal action should be taken, what legal action should be taken that will be mentioned on the agreement only। आई बात समझ में बेटा? यस मैम। चलो A pull having a, पुल में लिखिए a pull having a, कार्टेल का ही मतलब पुल का ही इलैबोरेटेड फॉर्म है एक तरीके से कार्टेल, ठीक है। A pull having a common sale agency, a pull having a common sale agency is known as cartel। अब आया समझ में? मतलब वो पुल जैसे XYZ था ना, अब P जो था ना वो फ्रेश जूस बेच रहा था तो बेचो, है ना, ये अपना कोई इसका अपना अपना नाम था। अब ये चारों कंपनी मिल करके एक सेल एजेंसी बना लेगी। अब ये चारों मिलेगी, XYZ और P मिलेगी और इसने बना लिया मान लो ABC कंपनी। अब ये ABC कंपनी जो होगा इसी नाम से इन चारों का प्रोडक्ट क्या होगा? सेल होगा, तो इसको कहते हैं कार्टेल। इसको क्या बोलेंगे? कार्टेल। आई बात समझ में? चलिए कार्टेल में और भी देखते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ कार्टेल वगैरह क्या है। पुल में आइडेंटिटी विल बी सेपरेट, बट इन द कार्टेल वी कैन मेक द सेपरेट सेल एजेंसी इफ वी वांट टू डू द पुलिंग। यानी अगर हम 4 फर्म मिल रहे हैं तो हम तभी चारों काम करेंगे जब हम एक सेपरेट सेल एजेंसी बनाएं। हो सकता है कि इसका फ्रेश जूस जो हो वो बिक रहा हो, लेकिन चूंकि ये चारों लोग पुल कर रहे हैं तो पुल को कार्टेल में कन्वर्ट करने के लिए एक सेपरेट एजेंसी इनको क्रिएट करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, चारों फर्म की सहमति होगी, एग्रीमेंट होगा, कंसेंट होगा, उसके बाद वी कैन मूव टुवर्ड कार्टेल। ठीक है मैम उसमें हो गया मैम सेपरेट रहेगा मैम, लेकिन ये सब फॉर्म का जो नेम सब अलग है। देखो पुल में 100% जो आइडेंटिटी होगा वो सेपरेट रहेगा, कोई भी सेम एजेंसी में काम नहीं करेगा, लेकिन प्राइस को आउटपुट को जो भी जिसके लिए आपने पुल किया है वो आप रेगुलेट करते रहोगे। ठीक है, स्टोरी खत्म। कार्टेल में हो सकता है अपना सेपरेट उनका आइडेंटिटी हो, लेकिन आप कार्टेल में एक सिंगल आइडेंटिटी भी क्रिएट करोगे, एक सिंगल सेल्स एजेंसी क्रिएट करोगे जहां आप चारों मिलकर प्रोडक्शन करोगे और उसी नाम से प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करोगे, सिंगल नाम से। ठीक है, सिंगल नेम से। आई बात समझ में? है ना? चलिए, एनीवन है? ओके, थैंक यू मैम। ओके।